हे एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट 6 वी आर स्टडिंग टुडे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने वर्ल्ड के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया एंड दे मेड देम सक्सेसफुल। ओके, सो आज हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक एंड दैट इज योर वॉर कंडीशंस। आपको पता होगा कि जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत में, और ये कह सकते हो आप 19th सेंचुरी के लगभग एंड तक आते आते कुछ वर्ल्ड में ऐसी कंडीशंस बन चुकी थी जिसमें पूरा वर्ल्ड इंगेज हो गया था बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। और ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सीरीज ऑफ वॉर एक फेस ले लेते हैं वर्ल्ड वॉर का। तो यहाँ पे जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इस वॉर ड्यूरेशन में, वॉर टाइम ड्यूरेशन में कैसे इकोनॉमी फ्लोरिश हुई। हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसकी जो शुरुआत हुई थी, बता सकते हो कब हुई थी? चलिए मैं बता देता हूँ। हम सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपके जुलाई मंथ में, और ये ईयर था 1914 एंड इट वॉज 28th ऑफ जुलाई एंड ये रही 11 नवंबर 2018 तक। ठीक है, लगभग 4 साल के आसपास ये पूरा वॉर ड्यूरेशन रहा। अब इसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इसमें जो लोग इंगेज थे वो बेसिकली यूरोप के थे। आप सभी जानते होंगे कि इसमें जर्मनी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जर्मनी के साथ में ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर था, और ये लोग मिलकर के क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई, मतलब ये लोग एक पक्ष में थे और दूसरे वाले लोग दूसरे पक्ष में। अब आप ये भी जानते होंगे क्योंकि आपने क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप वाले लास्ट टॉपिक के अंदर जब आप आते हो, बाल्कन्स वाला रीजन जब आप पढ़ते हो, तो आपने वहां देखा कि बाल्कन्स जो कंट्रीज थी अब वो भी अपनी टेरिटरीज के लिए लड़ना शुरू कर चुकी थी, और उस टाइम तक जर्मनी फ्री हो चुका था। तो जर्मनी ने क्या किया, उन सभी बाल्कन कंट्रीज को सपोर्ट देना शुरू किया और एक तरीके से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया कि आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ मिलो, और फिर हम क्या करेंगे, आपकी टेरिटरीज को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये तो जब एक तरफ हो गए और बाल्कन्स कंट्री को, छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ मिलाना शुरू किया, तो इन्होंने अपनी और टेरिटरी एक्सपेंड कर दी उन कंट्रीज के अगेंस्ट में भी जो पहले से ऑलरेडी सुपर पावर्स में थे, जैसे रशिया, फ्रांस, बाद में अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे इसके। तो यहां पर भी इन्होंने वही कहा कि सबसे मेनली तो यूरोप में लड़ाई हो रही थी। आगे चल के इसका इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि किसने कहा है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने कहा आप मुझे बताना, और ये कैसे इंगेज है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में इसको डिटेल में समझा है। यहां पर लिखा हुआ है कि इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में पूरे वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया कि यहां पे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, साथ ही साथ यहां पे वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज भी सभी लोगों ने देखे। ठीक है, वो चीज भी यहां पर इन्होंने मेंशन की। ऑफ कोर्स कभी भी वॉर होता है ना, तो वॉर के अंदर बहुत नुकसान होता है। कभी भी वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर सामने वाली कंट्री के आपने 100 आदमी मार दिए तो आपके 10 तो मरेंगे ही, और ये जो 10 के ऊपर या 100 को मारने के लिए जो आपका खर्चा हुआ होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। सो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या ट्रांजिशंस रहे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए वॉर टाइम में, अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जब कभी वॉर होती है, तो हर एक कंट्री अपने अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है। सभी ऐसा ही होगा। अब आप एक बार मुझे बताइएगा, अगर लड़ाई चल रही है और ऐसी कंडीशन में आपको अगर कोई जो भी नॉर्मल आप मैन्युफैक्चर करते हो चीज़ों को, आप क्या केवल वही चीज़ मैन्युफैक्चर कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहोगे जो आपको सेव कर सके अगर आप इंडिविजुअल है तो, या फिर आप अगर एज ए कंट्री, आज एज ए गवर्नमेंट अगर अपने आप को देख रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स को क्या कहोगे कि वही प्रोडक्शन करते रहो, या ऐसा कुछ प्रोड्यूस करो जो कि आपको वॉर में सपोर्ट कर सके। तो ऐसे ही कुछ हुआ है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, बड़ा ही
अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही है जो दिखने में शायद कंटेनर्स भी हो सकती है, वेपन्स भी हो सकती है, लेकिन दे आर मैन्युफैक्चरिंग दीज काइंड ऑफ यूनिट्स इन फैक्ट्रीज, जो कि शायद उस टाइम पर वो कुछ और बनाने के काम में लिया करते होंगे इस फैक्ट्री को। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये किस किस के बीच में, दो सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच में हुआ था। ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, बाद में यूएस इसको ज्वाइन कर लेता है। और सेंट्रल पावर्स, याद रखना इनको अलाइंड कंट्रीज कहा जाता है, इनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता है, जिसमें जर्मनी था और उसके पास में ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने बाल्कन कंट्रीज को फ्री कराने की कोशिश की थी। तो बाल्कन्स पहले ऑटोमन के अंडर में हुआ करता था, तो ऑटोमन टर्की भी इनके साथ में होता है जब ये लड़ रहे होते हैं। आगे चल के जो फाइट होती है इसमें वर्ल्ड के अलग अलग इंडस्ट्रियल जो नेशंस थे वो भी इंगेज हो जाते हैं। कई रीजन थे इसके पीछे, मैं बताता हूं। द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रीज नेशंस which are now harsh with the vast power of modern industries to inflict the greatest possibilities distraction on their enemies। अब देखो भाई, इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें हम, है क्या चीज ये। अब हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये जो फाइट हो रही थी, फाइट में बड़ी बड़ी ऐसी कंट्रीज भी इंगेज हो रही थी जिनके पास में इंडस्ट्रीज काफी फ्लोरिश हो चुकी थी, और उनको अपने दुश्मनों को हराने के लिए जरूरी था ऐसा प्रोडक्शन करना जो कि उनकी पावर को बढ़ाता हो, मतलब हमारी जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उसकी पावर को बढ़ाता हो। ये जो फाइटिंग थी इसमें जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जो कंट्री के लोग थे, ये क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है तो इसको थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो एक को। इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, ये पहला इंडस्ट्रियल वॉर था जिसमें आपने देखा कि किस तरह से मशीन गन्स यूज हो रही है, टैंक्स यूज हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट यूज हो रहे हैं, केमिकल वेपन्स भी यूज हो रहे हैं। साथ ही साथ on a mass scale, the scale of death and destruction was, अगर आप इसको देखोगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे, लगभग 9 मिलियन पीपल डाइड इन दिस एंड 20 मिलियन पीपल इंजर्ड। बहुत बड़े पैमाने पर यह पहला ऐसा वॉर हुआ जिसके अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने अपने आप को एंगेज किया, वो सारे वो प्रोडक्शन करने लग गए जो उस टाइम की डिमांड थी। मैक्सिमम चीजें अब टेक्नोलॉजी पर जा रही थी। याद करो कैप्टन अमेरिका मूवी, उसके अंदर क्या था, जो कैप्टन अमेरिका का स्टार्टिंग है उसके अंदर नाजीज बताए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रा वगैरह आपने नाम सुना होगा उसके अंदर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था उस मूवी के अंदर, कैप्टन अमेरिका को बनाया इसलिए जा रहा था, इस तरह के लोगों को इसलिए इन पे रिसर्च की जा रही थी जिससे कि इनको वॉर में काम में लिया जा सके। अल्टीमेटली ये पहला ऐसा वॉर हो रहा था जिसके अंदर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एंगेज कर रहे थे। इसी कारण से इसमें पहली बार मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और केमिकल वेपन्स का यूज हुआ और बड़े पैमाने पर मास डिस्ट्रक्शन हुआ। लगभग 9 मिलियन पीपल लोग डाइड इन दैट एंड 20 मिलियन इंजर्ड। बहुत बड़ा पैमाना होता है ये आपको फोटो में भी यहां दिख रहा होगा। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा और अगर हम समझें तो वॉर टाइम में और क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। सारी की सारी चीजें अब जिनके पास, जैसे इंडिया लाइक कंट्री जहां पे आयरन काफी था, तो इंडिया को ब्रिटेन की तरफ से फोर्स किया जा रहा था कि आप केवल वही चीजें ग्रो करो, या वही चीजें आप बनाओ, प्रोड्यूस करो जो कि वॉर में आप काम में ले सकते हो। शील्ड्स बनाओ, ठीक है, या वेपन बनाओ, बुलेट्स बनाओ, या और भी कोई चीज जो आप बना सकते हो जो वॉर में हम काम में ले पाए। और सारी चीजों से हमें मतलब नहीं है। और ये वॉर 4 साल चली है। सोचिए, सारी इंडस्ट्रीज अब जो काम कर रही थी, जो अच्छा प्रोडक्शन कर रही थी, दे वर फोर्स्ड कि आपको वही चीजें प्रोड्यूस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं जो वॉर में काम में आ सकती हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था इंडस्ट्रीज के लिए, बट दे हैव फेस्ड। इन्होंने यही कहा आगे कि इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि केवल वही प्रोडक्शन वो करेंगे जो कि वॉर रिलेटेड होगा। एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर द वॉर एज अ मैन वेंट टू द बैटल्स, विमेन, मतलब इस चीज को समझिएगा, विमेन्स अब जाके जॉब्स करने लग जाती है, और जो वहां पर पहले अनएक्सेप्टेबल था, अब जितने भी आदमी थे वो सेल्फ अंडरस्टूड थे कि अब हमें तो वॉर में एंगेज होना ही पड़ेगा, आपको वॉर में जाना ही पड़ेगा। और विमेन अब जो भी दूसरे काम कर रही थी या फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रही थी, क्योंकि इधर से वो मैन पावर भेज रहे हैं, और मैन पावर को क्या क्या चीजें रिलेटेड होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो फीमेल फैक्ट्रीज में बना करके उनको दे रही है। इस तरह की कोई चीज हुई, और ये चीज थोड़ी सी आप लोग समझें कि काफी ज्यादा चेंजिंग थी। अब अगर आप इस फोटो को देखेंगे, देन ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या सम काइंड ऑफ गैस कंटेनर्स हैं। अब इसके अंदर मैक्सिमम जितने भी वर्कर्स आपको दिख रहे हैं, ऑल द विमेन आर देयर।
सारे की सारे विमेन है। जबकि पहले अगर आपने, क्योंकि स्टोरी सबने पढ़ी है यूरोप वाली, उसके अंदर विमेन को इस तरह से कोई राइट्स नहीं दिए गए थे दैट शी कैन कम आउट फ्रॉम द हाउस एंड दे कैन गो टू द जॉब्स, ऐसा कुछ नहीं था। बट इस टाइम पर ऐसा हुआ, तो यही चेंजेस हुए कि विमेन इज ऑल्सो नाउ शी हैज बिकम द वर्कर इन फैक्ट्रीज, या अब ये सैलरीड थी, या फिर आप ये भी कह सकते हो अपना लाइवलीहुड अभी गेन कर रही थी। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इफ यू विल सी कि अगर वॉर के बारे में आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल लिंक्स भी बनने लग गए, लार्जेस्ट जो इकोनॉमिकल पावर्स थे उनके साथ में। अब ये लोग लड़ रहे थे क्या, क्यों, इसलिए भी सो दैट दे कैन हैव समथिंग, कि इनको कुछ मिल जाए, अपनी टेरिटरीज को और बड़ा किया जा सके, एंड उस बड़ी टेरिटरीज या जो इंगेज होगी कंट्रीज उनसे ये ग्रैब कर सके कई सारी चीजें। सो द वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक links between the some of the world's largest economic powers which were now fighting each other to pay for them. The war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस लाइन को तुम समझोगे अगर तो थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे आप अगर पावरफुल होते हो तो हाउ यू कैन हैव द बेनिफिट्स। अगर आप टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, बदल लेते हो, तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। इसको ऐसे समझो, मैंने कहा जर्मनी लड़ रहा है, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर लड़ रहा है, ठीक है, टर्की भी, ऑटोमन टर्की, किससे लड़ रहे हैं ये, रशिया से, ब्रिटेन से और फ्रांस से, ठीक है। अब जब इनके बीच में लड़ाई हो रही है तो इन दोनों को वेपन चाहिए होंगे, इनको भी वेपन चाहिए होंगे और इनको भी वेपन चाहिए होंगे। ऐसे में एक कंट्री है यूएस, तो यूएस क्या प्रोड्यूस कर रही है, जो चीज समय की डिमांड है, क्या है, वेपन्स। तो ऐसे में ये जो इकोनॉमी पावर है वो एक दूसरे को लिंक कर रही है, एंड ऐसे में एक दूसरे को ट्रांजिशन हो रहा है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किन किन चीजों से, यहां से इनको जो नीड है ये प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, कौन, अमेरिका वाले। एंड जो पहले लोगों के लिए, आप याद करो 1765 का टाइम ड्यूरेशन, 65-75 के बीच में, जो कि ब्रिटेन पूरे तरीके से यूएस को अपने कंट्रोल में रखता था, नाउ द यूएस इटसेल्फ खुद ही एक बड़ा क्रेडिटर हो चुका है। क्या होता है क्रेडिटर और डेटर, इन दोनों को समझ लो। ये तो होता है जो दुनिया से पैसे इसने ले रखा हो, अब इसको दुनिया को वापस देना हो। ये जो पैसा दुनिया को दे रखा है या किसी तरीके से कोई चीज दे रखी है, नाउ ये उनसे मांगता हो, ये तो होता है आपका देने वाला, और ये होता है आपका लेने वाला। लेने वाला मीन्स जिसको पैसा लेना है दुनिया से। तो अब ये इंटरनेशनल लेवल पे यूएस अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बिहाफ पे, जो पहले उधार में जीता था, अब ये उधार देने वाला बन गया। एंड दिस इज द रीजन कि यहां पर सिचुएशन कुछ बिल्कुल ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई दैट हर जगह पर टेक्निकल थिंग्स, नए नए वेपन्स, नए नए मशीनरीज बन रही थी, एंड इसमें यूएस का जो पार्टिसिपेशन था वो सबसे ज्यादा था। दिस इज द रीजन। वापस आपको याद दिलाता हूं, कैप्टन अमेरिका यूएस वाला है, वहां पर भी मॉडिफिकेशन चल रहा है, और जो उसमें जो एक और साइड दिखाई गई है नाजी वाली, ठीक है, इस कैप्टन अमेरिका वाली मूवी के अंदर, वो है जर्मनी की। सेम जर्मनी भी यही काम कर रहा था, बट जर्मनी क्योंकि दूसरे ग्रुप में था इसलिए वो सारा बेनिफिट्स उसको मिल रहा था, और यूएस क्योंकि इस ग्रुप में था और यहां पर इनको बेनिफिट दे रहा था। देन फाइनली यूएस वाले लोग जीत जाते हैं। रीजन क्या था, इनके पास रिचर क्लास ज्यादा थी, और जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर वाले जो टेरिटरीज हैं, कंट्रीज हैं, वो लोग ज्यादा रिच नहीं थे, बिकॉज अभी ही रिसेंटली वो फ्री हुए थे। होपफुली तुम जानते होंगे। तो ये चीज यहां पर हुई। आगे देखते हैं। अब जब वॉर खत्म हुआ, वॉर के खत्म होने के बाद में ऑब्वियसली वो हार गए, जर्मनी वाले हार गए। अब वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद की क्या कंडीशंस रही, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और यहां पे यूएस क्योंकि बहुत बाद में आया था तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और ये लोग ऑलरेडी आ चुके थे। तो अगर हम यहां पे बात करें तो ब्रिटेन वॉज द, अब उस टाइम के बाद, कब, आफ्टर द 1918 के बाद में ये सबसे लीडिंग इकोनॉमी में रहा, एंड पर्टिकुलरली इसने एक क्राइसिस भी झेले। द मोस्ट लीडिंग इकोनॉमी आफ्टर द वॉर, इट बिकेम द होम ऑफ प्रोलॉन्ग क्राइसिस, मीन्स कॉन्टिन्यूसली क्राइसिस वहां आने लगे। इसको थोड़ा सा और इजी करता हूं।
वॉर के पहले की कंडीशन ये थी, हर जगह पर इनका कंट्रोल था। वॉर के बाद की कंडीशन ये थी, सारा पैसा वॉर में लगा चुके थे, अब जेब इनकी हो चुकी थी ढीली। नाउ द कंडीशन वाज, इन्होंने लगातार क्राइसिस झेलना शुरू किया। यही रीजन है 1918 के बाद और दूसरी वर्ल्ड वॉर 1939, 1945, इस टाइम तक आते आते वॉर के अंदर और पैसा खर्च हो गया, इनकी पावर और खत्म हो गई, इसलिए हम आज़ाद हो गए। नहीं तो उसके बाद भी आज़ाद हम नहीं होते, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं बची थी। तो इनके पास क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली क्राइसिस दे हैव फेस्ड। अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो क्योंकि ये वॉर में इंगेज थे, तो उनकी इंडस्ट्री ने केवल वही चीज़ें डेवलप की जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी किसको, वॉर के अंदर। और जो इनके पास में प्रोड्यूसर्स थे लाइक इंडिया एंड जापान, ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करने लगे, क्योंकि इनको भी फोर्स किया जा रहा था कि भाई तुम वही उगाओ जो हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसे में जो इंडियन मार्केट को इन्होंने कैप्चर कर रखा था, जापानीज मार्केट को जो इन्होंने कैप्चर कर रखा था, नाउ वो इनके हाथ से स्लिप हो रहा था। ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इनकी जो पोजीशन थी इंडियन मार्केट में, और कंपीट करना जापान से इंटरनेशनल लेवल पर, वो अब इनके पास में मान के चलें पॉसिबल नहीं था। फिनेंस में भी अगर हम देखें तो फिनेंस में भी इनके जो खर्चे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। यूएस से लगातार उधार लेते जा रहे थे, उधार में टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं खर्च करने के लिए। अब सैनिकों को मशीन दे दी, तुम्हें 4 साल तक लड़ना है, उनको खाने पीने के लिए भी तो दोगे, उनको सैलरी भी तो दोगे। ऐसे में जो आप उधार पैसा ले रहे हो वो यूएस देने वाला था। यही रीजन है कि यूएस सुपर पावर बन जाता है बाद में जाकर के। इसके बाद में ब्रिटेन के ऊपर लगातार एक्सटर्नल जो बर्डन था, एक्सटर्नल जो डेप्थ था, वो बढ़ता गया। वॉर जब अपने बूम पर आया, इकोनॉमिकल क्राइसिस जब उन्होंने देखे, तो ऐसे में डिमांड बढ़ गई प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट की। अब ना तो कोई, अब मान के चलो जब ऐसा कुछ हुआ कि जब वॉर इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ इंगेज होता है, तो ऐसे में यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहते हैं। और जब वॉर खत्म हुई थी तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जब वॉर के टाइम ड्यूरेशन में तो डिमांड बढ़ रही थी, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, लेकिन वही चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही थी जो चीज़ें ऑलरेडी डिमांडेड थी, नीडेड थी उस टाइम के हिसाब से। और ठीक है, एक बार तो सबको भर्ती किया, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई तो इनका बूम भी खत्म हो गया, मतलब वो जो चाव था वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे अधिकतर लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ बढ़ गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा दिया, क्योंकि दे वांटेड कि वो कैसे भी अपना ये जो नुकसान है उसको कॉप अप कर सके, उसको भरपाई कर सके, बट ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसे में काफ़ी सारी जॉब लॉसेज इनको देखने को मिले। वॉर के पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो एक तरीके से वीट और जो भी राइस वगैरह थे उनको ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता था, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्टर था। बट द कंडीशन वॉज कि अब क्योंकि वॉर के दौरान इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो ऐसे में आप इंपोर्ट करने लग चुके थे। तो ऐसे में जो अमेरिका के जो भी सबऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके हाथ से यूरोप के अंदर ब्रिटेन के हाथ से ये चीज़ें भी निकल गई। ऐसे में जब वॉर खत्म हुई तो प्रोडक्शन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से रिवाइव हो गया, और ये कहाँ चला गया, ये सारे ग्रेन सब कहाँ से आने लग गए, अमेरिका और उसके आसपास की जगहों से। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव के एरियाज थे, वहाँ से भी इनकी जो इनकम थी वो भी इन जगहों पर हर तरफ से अफेक्टेड हो गई। शहरों में से लोगों की जॉब चलेगी, गाँवों से उनका जो प्रोडक्शन था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, जो इनकम उससे जनरेट होती थी वो भी चीज़ यहाँ खत्म हुई। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो हमने देखे। अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइव कर रहे हैं अगर हम इनको, कि हमने क्या क्या देखा है, तो वी विल गेट टू नो कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज हुई थी। देखो क्या क्या हुआ था यहाँ पे, ट्रांजिशन अगर हम समझते हैं तो देखो एक बार छोटा सा रिकैप ले रहे हैं आज की इस वीडियो का, तो यू विड बी बेनिफिशियल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो वॉर टाइम में क्या ट्रांजिशन हुए, तो सबसे पहले तो आपने केवल जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे थे, जो बड़े बड़े ऐसे नेशंस थे जिनके पास में पैसा भी था, टेक्नोलॉजी भी थी, तो वो क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए एंड दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इट। इन्होंने पहला ऐसा मॉडर्न वॉर किया जिसमें टेक्नोलॉजी ने अपने आप को एंगेज किया, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे वॉर रिलेटेड गुड्स ही बनाने को कहा गया। विमेन अब बैटल फील्ड्स में मैन आपको बैटल फील्ड में दिखते थे एंड विमेन इन फैक्ट्रीज। पहली बार ऐसा था कि इनको काम करने का मौका मिल रहा था।
साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, इसमें स्पेशली यूएस जो ट्रांजिशन स्टेज पे थी, जो पहले डेटर थी अब क्रेडिटर बन चुकी थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी उधार वगैरह दिया था। अगर हम थोड़ा सा और इसको समझें, वॉर के बाद की क्या कंडीशन हुई, तो सबसे बुरी कंडीशन तो ब्रिटेन की रही। ब्रिटेन ने क्या किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वॉर के पहले, नाउ वो वॉर के बाद में काफ़ी नुकसान में रहा। इंडिया जैसी कंडीशन, जापान जैसी कंडीशन, लाइक इनके पास में इतने बड़े रिसोर्सेज थे, वहाँ से इनकी पकड़ छूटती गई, और रीज़न तुम जानते भी हो कि हमें फिर लास्टली तो इसको आज़ाद ही करना पड़ा। इसके अंदर बर्डन काफ़ी बढ़ता गया, डेप्थ काफ़ी बढ़ गए इनके, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी इन्होंने झेले, और साथ ही साथ जो सप्लायर था ये बहुत बड़ा वीट का और जो फूड आइटम्स थे उनका, अब वो रिड्यूस हो गए, इनके हाथ से निकल के दूसरे कंट्रीज के हाथ में चला गया। तो सच थिंग्स हैपेंड in the first world war, after the first world war, and these were the crises we have seen. देखो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ में आई होगी आज की, ज़्यादा टफ तो था नहीं और आपने कर लिया होगा इसको। एक चीज़ जो आपको मेरे को बतानी है थोड़ा सा, अगर आप समझें अच्छे से, तो केवल आप अपने बोर्ड का ही पढ़ते जाएं, उससे आपको बेनिफिट कम मिलेगा, बजाय आप और भी दूसरी नॉलेज अपनी इंक्रीज़ करें उसी पॉइंट से, और आप आगे चल के तो नो डाउट आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का, कि 12th के बाद जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन से फ्री हो जाएंगे और किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है CUET, ठीक है। एक तरीके से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसके लिए हमारा जो चैनल है कॉम्पिटिशन CUET, उसको आपको क्या करना है, एक बार देखिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जब भी आप थोड़ा फ्री रहो उस टाइम पर जनरल नॉलेज की वीडियोज़ देखते रहा करो, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोज़ भी आप वहाँ देखो। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 11th 12th की कर रहे हो, तो हमारा कंपटीशन बोर्ड, वो जो चैनल है हम सब ने अलग अलग बना रखे हैं, आप सभी जानते होंगे, कंपटीशन CUET, कंपटीशन बोर्ड्स, तो वो भी आप जाके वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। जो बच्चे अभी भी 10th के हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम अभी पास किया है 10th का, नाउ दे आर परसुइंग 11th क्लास, सो दे कैन हैव ऑल द बेनिफिट्स जो भी 11th क्लास में उनको मिल सकते हैं थ्रू आवर चैनल। आप हमारे चैनल को विजिट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका फॉर श्योर, ठीक है। और कहीं दिक्कत अगर आ रही है, जो बच्चे 9th से 10th में मूव करके आए हैं और उनको दिक्कत है कोई, तो आप कमेंट करके बता ही सकते हो, तो चीज़ तुम्हें पता ही है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, हैव नाइस डे।